नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष गुरु कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। घर में मौजूद वास्तु दोष लोगों के जीवन में बुरा असर डालते हैं और घर में शांति का भंग होना, कलेश रहना आदि कुछ संकेत है जो घर में वास्तु दोष होने का इशारा देते हैं। लेकिन कुछ वास्तु दोष बहुत ही खतरनाक होते हैं। घर में मौजूद ऐसे दोष घर को बर्बाद कर देते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में। धन्यवाद। पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी भूमि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार सबसे उत्तम कोटि की जो भूमि होती है वो पूर्व दिशा की होती है, अर्थात जिसका जो है मुख्य द्वार पूर्व में हो, और उसके बाद मध्यम होती है उत्तर दिशा की और निम्न होती है पश्चिम दिशा की, और दक्षिण दिशा की भूमि जो है विशेष करके हानिकारक होती है। इसलिए ध्यान देने की बात है, जब भी आप प्लॉट खरीदें, भूमि लें भवन निर्माण के हेतु, तो आप विशेष से ध्यान दें कि आपकी जो भूमि है उसका जो मुख्य द्वार जब भी आप बनाएं तो पूर्व दिशा में हो या तो उत्तर दिशा में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सकारात्मक ऊर्जा भूमि में आती है उत्तर दिशा से आती है, पूर्व दिशा से आती है, और दक्षिण दिशा से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा आती है। कारण क्या है कि एक तो दक्षिण में यम द्वार भी है पुराणों के अनुसार, तो जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव रेज हैं, वो सब दक्षिण दिशा से ही घर में आते हैं। तो इसलिए विशेष करके जब भी आप भूमि खरीदें तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आप दक्षिणाभिमुखी भूमि को ना खरीदें रेजिडेंशियल के लिए। हाँ, यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान खोलने के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए दक्षिणाभिमुखी भूमि उत्तम होती है, किंतु रहने के निमित्त सबसे उत्तम कोटि की भूमि पूर्व दिशा की होती है, उसके बाद उत्तर, फिर पश्चिम। जी पंडित जी, माना जाता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कि ये जो घर का जो उत्तर दिशा है सबसे अहम माना जाता है, ऐसा क्यों? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया रिया जी। पहली बात तो ये है कि इससे मैं पहले बताना ये चाहूँगा कि जो भूमि है, जब भी आप भूमि खरीदें, क्योंकि जब भूमि शुद्ध रहेगी तो उस पर जो भवन निर्मित होगा तो भी उत्तम कोटि का होगा। तो सबसे पहली बात जो है कि अगर हमें भूमि की जांच करनी है कि भूमि कैसी है, मतलब जागृत भूमि है, मरी हुई भूमि है, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम भूमि खरीदें, सूर्यास्त के समय हम एक जग में या लोटे में या बोतल में पानी लेकर के उस भूमि स्थान में जाएं और भूमि के मध्य में 1 फुट गड्ढा खोद करके पूरा पानी भर दें, और अगले दिन प्रातः सूर्योदय के समय हम जाएं तो ये देखें अगर उसमें जल थोड़ा सा कम रहता है, उस गड्ढे में थोड़ा सा कम होता है, तो वो उत्तम कोटि की भूमि है। और आधा अगर पानी रह जाता है, अर्थात आधा सूख जाता है, तो मध्यम कोटि की भूमि होती है। यदि पूरा पानी सूख जाता है उस गड्ढे में तो वह भूमि जो है निम्न कोटि की भूमि है, वह रहने की योग्य नहीं हो सकती। और विशेष प्रश्न हमारी बहन रिया ने किया कि उत्तर दिशा का बड़ा विशेष महत्व है, तो आपको बता दें कि उत्तर दिशा का विशेष महत्व इसलिए है कि उत्तर दिशा में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है पुराणों के अनुसार। तो इसलिए वास्तव में ऐसा है कि उत्तर दिशा में जितनी भी जो भी सकारात्मक ऊर्जा हमारी है सब उत्तर दिशा से प्राप्त होती है। और जब भी आप भवन निर्मित करें तो उत्तर दिशा ऐसी दिशा है कि उस दिशा को आप जितना हल्का रखेंगे, अर्थात जितना कम वजन उत्तर दिशा में होगा, उतनी ही उत्तम कोटि की ऊर्जा आपके घर में रहेगी। और विशेष बात, उत्तर दिशा में जलाशय होना अति उत्तम होता है। पानी का स्थान उत्तर दिशा में अति उत्तम माना गया है। और विशेष बात एक ये भी है कि आप भवन
जब भी निर्मित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो जो छत का पानी होता है उसका निकास सदैव पूर्व दिशा में ही करना चाहिए, उत्तर दिशा को स्पर्श करते हुए। यदि आपके छत के जल का निकास पश्चिम दिशा में होता है, दक्षिण दिशा में होता है, उस घर में सदैव अशांति का वातावरण रहता है, उस घर में उन्नति नहीं होती है। और दूसरी बात, ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा भवन निर्माण के समय उसको डाउन करना चाहिए और दक्षिण पश्चिम इनकी अपेक्षा ऊंचे हों। यदि दक्षिण पश्चिम ऊंचा रहेगा और नॉर्थ उत्तर और पूर्व आपका डाउन रहेगा, तो आप सदैव उस घर में सुखी और संपन्न रहेंगे और उस स्थान पर सदैव आपके यहाँ अन्न धन की वृद्धि होगी, वंश आदि की वृद्धि होगी। ऐसा पौराणिक मत है, ऐसा वास्तु का मत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। अब मेरा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अब घर में मतलब ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि घर में जो पूजा घर है वो कौन सी दिशा में हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके बारे में बताइए कि जो पूजा घर है, घर की कौन सी दिशा में रहनी चाहिए। जी देखिए, जो ईशान कोण हमारा है, ईशान कोण हमारे वास्तु का राजा होता है। जी। पहले तो आपको बता दें कि वास्तु पुरुष विशेष कहा जाता है, वास्तु पुरुष की पूजा आदि होती है। और वास्तु पुरुष यदि प्रसन्न है तो वह घर में उन्नति है। जब भगवान शिव और अंधकासुर का संग्राम हुआ तो उसमें भगवान शिव के पसीने से एक भयानक प्राणी की उत्पत्ति हुई जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। तो वो जो है पूरे ब्रह्मांड को भय देने वाला था, उसको जाकर के देवताओं ने भूमि में स्थापित कर दिया और उसका सिर ईशान कोण में हुआ उस वास्तु पुरुष का, और पैर उसका जो है नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के कोने पर, और मुंह के बल उसको भूमि में स्थापित कर दिया। और ये कहा कि आज से प्रत्येक शुभ कर्मों में तुम्हारी पूजा होगी, और जिस घर में वास्तु की पूजा नहीं होगी, जो भी भवन निर्माण करेंगे, यदि आपकी पूजा नहीं करेंगे तो उनके शुभ फल, उनके सत्कर्म, अच्छे फल आप ग्रहण कर लोगे। इसलिए वास्तु, क्योंकि सिर वास्तु पुरुष का ईशान कोण में है, तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ईशान कोण पूरी भूमि का राजा होता है। कहते हैं कि यदि राजा सही है तो प्रजा स्वयं अपने आप सही रहेगी, यदि राजा जो है कमजोर है तो प्रजा हमेशा अराजक हो जाती है। तो इसलिए ईशान कोण जो हमारा होता है, पूर्व उत्तर का जो कोण होता है, उसमें जो है एक तो ईशान भगवान शिव का भी नाम है, और ईशान उत्तर में माता लक्ष्मी का भी निवास होता है, कुबेर जी का भी निवास होता है। इसलिए ईशान कोण में यदि हम पूजा स्थान अपना बनाते हैं, उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। उस घर के बच्चे सदा सद्बुद्धिवान होंगे, विद्यावान होंगे, और माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहेगी। और दूसरी बात, यदि कुंडली में आपके, यदि आपका उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में कहीं भी बैठा हो, यदि आपकी ईशान कोण आपका दूषित है, अर्थात ईशान कोण में आपने टॉयलेट आदि का निर्माण किया है, कुछ किया है, तो आपका उत्तम बृहस्पति जो उच्च का है वो भी फल नहीं प्रदान करेगा, अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। तो वास्तु के अनुसार ग्रहों का भी महत्व है। जितना सुंदर वास्तु होगा, जितनी अच्छी दिशाओं के द्वारा हम उसकी स्थापना करेंगे, अर्थात जिस दिशा में रसोई होनी चाहिए उस दिशा में यदि रसोई व्याप्त है, जैसे अग्नि कोण है आपका, तो वहाँ रसोई ही होनी चाहिए। ईशान कोण है तो वहाँ आपका पूजा स्थल ही होना चाहिए। तो उसके अनुसार यदि हम सब व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हैं जिनके सवाल था कि ये पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। पंजी, अब मेरा ये सवाल है कि जैसे कि अभी आपने ये रसोई घर के बारे में जिक्र किया, रसोई घर और ये जो टॉयलेट है ये दोनों पास पास दिशा में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में भी दर्शकों को ज़रा बताइए कि जो रसोई घर है, ये जो टॉयलेट है, ये किस दिशा में रहना चाहिए।
देखिए, रसोई घर जो है सबसे उत्तम अग्नि कोण बताया गया पूर्व और दक्षिण का कोना, क्योंकि अग्नि कोण अर्थात अग्नि का वास अग्नि कोण में होता है। अब क्योंकि रसोई में भोजन आदि की व्यवस्था होती है, गैस आदि या चूल्हा आदि, तो वहाँ अग्नि का ही काम है, इसलिए अग्नि का स्थान जो है उसी स्थान पर अग्नि कोण में ही यदि अग्नि का स्थान हो, रसोई हो, तो क्या होता है कि वह एक सुंदर वास्तु होता है। दूसरी बात, आप घर के पूर्व दक्षिण में रसोई तो बनाएं, लेकिन भोजन बनाते समय जो माताएं हैं या बहनें हैं, जब भी भोजन बनाएं तो एक उनका मुख जो है वहाँ पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब कई बार अग्नि कोण में रसोई तो बना लेते हैं, लेकिन जो भोजन बनाने की दिशा होती है, जब हम भोजन बनाते हैं कई बार माताएं बहनें, तो उनका मुख दक्षिण में होता है, और दक्षिण में मुख करके जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को ग्रहण करने से घर में शोक, दुख, दरिद्रता की वृद्धि होती है। इसलिए अग्नि कोण में आप रसोई बनाएं, और उस अग्नि कोण में भी जो आपका विशेष करके सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो ठीक पूर्व और दक्षिण के कोने पर हो। चूल्हा आपका उत्तर दिशा में हो, ताकि जब आप खड़े हों तो आपका मुंह भोजन बनाते समय उत्तर दिशा में पड़े, या पूर्व दिशा में आप चूल्हा रखें, मुख जो है आपका पूर्व दिशा में हो। दूसरी बात, जैसे हम रसोई आदि में माताएं क्या करती हैं, भोजन आदि के जो बर्तन होता है, बर्तन जो धोती हैं, तो उसको भी विशेष ध्यान रखने के वो सीख कहाँ लगनी चाहिए। तो भोजन का जो भी जूठा बर्तन हो, तो उसकी सीख जो हमेशा जल स्थान जो है उसी अग्नि कोण के कमरे में, रसोई में उत्तर दिशा में ही सीख होनी चाहिए। अगर आप अग्नि कोण में सीख रखते हैं, क्योंकि अग्नि का स्थान यदि आप वहाँ जल रखते हैं तो वहाँ सदैव भय व्याप्त रहेगा, और कभी भी वहाँ पर जो है आग लगने की संभावना बन सकती है। इसलिए उत्तम यही होगा कि आप विशेष करके अग्नि कोण में ही रसोई बनाएं, किंतु भोजन बनाते समय माताओं और बहनों का मुख पूर्वाभिमुख हो या उत्तराभिमुख होना चाहिए। और क्योंकि रसोई अर्थात जहाँ हर प्रकार के रस हों वही रसोई है। आजकल तो किचन हो गया तो किचकिच ज़्यादा हो गई, तो इसलिए पुराने पूर्वजों ने कहा कि रसोई अर्थात हर प्रकार के वहाँ रस मिलते हैं। इसलिए विशेष करके जैसे टॉयलेट की दिशा है, तो टॉयलेट की दिशा क्या होनी चाहिए कि आप दक्षिण और पश्चिम, ये दिशा उत्तम होती है टॉयलेट के लिए। अब क्योंकि रसोई पवित्र स्थान है, अब पवित्र स्थान में भोजन आदि बनता है, तो कहते हैं सब भोजन पर देवताओं की बड़ी कृपा होती है, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। जो भोजन बनता है सब प्रथम देवताओं को अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसके पश्चात घर के लोग खाते हैं। तो यदि आप जो है टॉयलेट को उसको स्पर्श में टच में रखते हैं यहाँ पर उसके, तो आपकी रसोई अग्नि कोण में होकर के भी वास्तु दोष देती रहेगी, क्योंकि वहाँ अशुद्धि का वास होगा। ठीक है। और टॉयलेट दक्षिण पश्चिम में हो। दूसरी बात, सीट अक्सर लोग लगवाते हैं तो कई बार चूक कर देते हैं। जब भी आप टॉयलेट में सीट लगवाएं तो जब आप टॉयलेट में बैठें तब भी आपका मुंह उत्तर में होना चाहिए, पीठ आपकी दक्षिण में होनी चाहिए। एक सुंदर वास्तु है, और लोग कई बार बनाते तो उसी कोण में है, अच्छा बनाते हैं, लेकिन क्या है कि वो सीट की दिशा गड़बड़ कर देते हैं। और एक बहुत विशेष बात है, आजकल एक नया फैशन आ गया है, जैसे होटलों में है कि टॉयलेट और नहाने का जो बाथरूम है एक साथ रख देते हैं। तो ये होटलों में अब लोगों ने ये प्रक्रिया अपने घर में कर ली। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। देखिए, स्नान करते समय बाथरूम मतलब स्नान करना, अपने जल में चंद्रमा का वास होता है, और वहीं मल त्याग करते हैं तो वो राहु का वास होता है। तो राहु और चंद्रमा परस्पर शत्रु हैं। यदि स्नानागार में आपका टॉयलेट है तो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए ये दोनों स्थान अलग होना चाहिए। स्नानागार सबसे उत्तम कोटि का उत्तर दिशा में ही बताया गया है कि जहाँ हम स्नान करें उत्तर दिशा हो। ठीक है। किंतु अगर जो टॉयलेट है जो आप कंबाइंड आजकल करते हैं तो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो है उसको निर्माण करने से पहले आप बचें,
ठीक है, आप जो है टॉयलेट को अलग स्थान दें और स्नानागार आप अलग बनाएं, तब आपका जो है नैऋत्य कोण भी उत्तम है। दूसरी बात है, अगर रसोई आप दक्षिण पश्चिम अर्थात उस दिशा में टॉयलेट के स्थान पर करते हैं, या आप आग्नेय कोण में रसोई स्थान पे आप टॉयलेट बनाते हैं, तो ये भी एक प्रमाणिक मत है ज्योतिष का। अगर आग्नेय कोण में आपने टॉयलेट बनाया है तो उस घर की बहू कभी भी मानसिक डिप्रेशन में जा कर के अपने आप को अग्निदाह कर सकती है, इसलिए आग्नेय कोण में कभी टॉयलेट ना बनाएं। और रसोई आप दक्षिण पश्चिम में भूल कर ना बनाएं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का प्रतिनिधित्व राहु करता है। जिस दिन काल की गति पूर्ण होती है अर्थात राहु चलता रहता है, जिस दिन उसका समय आएगा उस दिन आपके रसोई में ब्लास्ट भी हो सकता है, अग्नि भय भी हो सकता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम में भूल करके भी आप रसोई ना बनाएं और टॉयलेट बनाएं तो विशेषता बचें कि टॉयलेट अलग हो और स्नानागार अलग हो, नहाने की व्यवस्था अलग हो, तब जो है आपके घर में सदा सर्वदा खुशहाली रहेगी और मानसिक शांति भी साथ साथ में रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा जितना पवित्र, स्नानागार जितना पवित्र होगा, आपका मन उतना ही स्थिर होगा। यही जो है उत्तम उपाय है अग्नि कोण में रसोई स्थापित का और नैऋत्य कोण में टॉयलेट की स्थापित होने का। जी बिल्कुल, पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ बताई है। तो पंडित जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हम घर में घड़ी लगाते हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बताइए कि घड़ी हमें कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका ये, क्योंकि सब कुछ जो है समय पर ही निर्भर है। जी बिल्कुल। और समय चक्र जो घड़ी होती है वास्तु के अनुसार सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा में घड़ी होनी चाहिए या फिर दूसरी मध्यम दिशा पूर्व दिशा होती है। यदि हम घड़ी को इस दिशा में लगाते हैं तो इससे जो हमें बड़ा सुंदर लाभ मिलता है। और घर के जो बच्चे भी होते हैं समय के बड़े पाबंद होते हैं, समय अनुसार उठते हैं, क्योंकि यदि समय चक्र ही उत्तम दिशा में चले तो सारी व्यवस्थाएं स्वयं में अच्छी हो जाती हैं। इसलिए आपको जब भी आप नए भवन में या पुराने भवन में जब भी आप घड़ी लगाएं तो विशेष करके विचार करें उत्तर और पूर्व दिशा में। और दूसरी बात, मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, कभी भी आप जो है घर में टेलीविज़न ईशान कोण में ना लगाएं। यदि आप ईशान कोण में टेलीविज़न लगाते हैं या आप जो है जैसे घर में आजकल लोग कैमरा लगाते हैं तो उसकी स्क्रीन भी जो है उत्तर में कई बार स्थापित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो टीवी है बार बार ख़राब होती रहेगी और आपका जो कैमरा है बार बार उसमें भी समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए ईशान उत्तर दिशा में घड़ी ही श्रेष्ठ होती है। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप जो हैं उत्तर दिशा में ना स्थापित करें। वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट जो होता है पश्चिम होता है, किंतु घड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा उत्तर और पूर्व है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वास्तु के अनुसार जैसे लोग जैसे 7 घोड़े हैं आजकल बड़ा प्रचलन है, उसको भी लगाते हैं, तो उसकी भी दिशा है, क्योंकि उससे भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और तीव्रता से घर का विकास होता है। तो उसके लिए भी सबसे उत्तम दिशा जो बताई गई है पूर्व दिशा बताई गई है। जब घोड़े जो दौड़ते हैं उनकी जो उनका चित्र है तो उनका चित्र ऐसा हो कि वो उत्तर दिशा में भाग रहे हों। यदि आप पूर्व की दीवार में लगाएंगे तभी आप देखेंगे कि जो उसमें हॉर्स घोड़े होते हैं वो उत्तर दिशा में ही उनकी दिशा जो है उस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। तो सबसे उत्तम बात यही है कि उत्तर पूर्व दिशा जितनी स्वच्छ रहेगी, और दूसरी बात जो घर का ब्रह्म स्थान है जिसे आजकल डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं, डाइनिंग रूम इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान बहुत ही हल्का होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसी तरह ईशान कोण, जैसे पहले प्रश्न किया रिया जी ने कि ईशान कोण उत्तर दिशा का बड़ा महत्व है। कभी भी वजनदार चीज़ हम उत्तर दिशा में रखते हैं तो हमेशा घर के लोग तनाव में रहते हैं, अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ उन पर वो होती हैं और सिर उनका भारी भारी सा बना रहता है। इसलिए ईशान कोण को हल्का रखें और
आपका जो ब्रह्म स्थान है, घर का मध्य जो सेंटर होता है ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान में आप जूते चप्पल आदि ना रखें, झाड़ू आदि ना रखें। वो जितना पवित्र होगा उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास करेगी और उससे घर के जितने भी सदस्य हैं सभी पर जो है उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वह रिया जी के अनुसार जो उनका प्रश्न उत्तम प्रश्न था, इसलिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में ही कृपया घड़ी लगाएं तो उत्तम होगा। जी पंडित जी, पंडित जी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी हाथ में धन नहीं रुकता जी। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे कि जिनका ये सवाल होगा मन में कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारे हाथ में धन नहीं रुकता, तो इसका अगर कोई उपाय है तो हमें ज़रूर बताएं। जी देखिए, धन के लिए सबसे विशेष बात है कि व्यक्ति का कर्म उत्तम होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या है कि पहले के समय में क्या था कि सूर्योदय से पहले लोग उठते थे, स्नान ध्यान आदि होता था। ऐसा पुराण में वर्णित है कि सुबह प्रातः 4 बजे परमात्मा जो है सबको रोजी रोटी बांटता है और 4 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त जो 1.5 घंटे का आपका होता है उसी ब्रह्म मुहूर्त में वो सबको रोजी रोटी देता है। लेकिन अब जो सोने वाले सो रहे हैं तो आपको बताइए उनको रोजी रोटी कहाँ से प्राप्त होगी? जब हम लाइन में लगेंगे, खड़े होंगे, तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो हम उठते तो सूर्योदय के बाद हैं, तो बताइए कहाँ से रोजी रोटी प्राप्त होगी, कहाँ से लक्ष्मी की वृद्धि होगी? ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल जैसे माताएं हैं, बहनें हैं या भाई लोग हैं, क्या करते हैं कि उनसे कहो कि आप प्रातःकाल बच्चों को उठाइए सूर्योदय से पहले। कहते हैं पंडित जी रात तक जो है बच्चा 12 बजे तक जागता है तो कहाँ से जो है इतनी जल्दी उठ पाएगा? ठीक है, तो ये जो बहुत गलत संस्कार है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान समृद्धवान हो और आपके घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहे तो सबसे उत्तम बात है कि आप सूर्योदय से पहले उठिए और उसके बाद स्नान ध्यान आदि से, क्योंकि उत्तर दिशा में ही लक्ष्मी का वास होता है। तो आप जो है सूर्योदय के समय कहते हैं अन्य पूजा आप किसी भी टाइम करो वैसे तो, लेकिन सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा की जाती है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। और दूसरी बात यह है कि हम उठें तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ओम श्रीं श्रीये नमः हमें पूजा करते समय कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, ओम श्रीं श्रीये नमः। यदि हम प्रातः इस मंत्र का जप करते हैं तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्नता से उस घर में निवास करती हैं। ठीक है, और लक्ष्मी की एक बहन है जिनका नाम है अलक्ष्मी, उनको दरिद्रा देवी भी कहा जाता है। तो घर के वातावरण इस प्रकार से देर में उठना, ये सब तो वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ना कोई नियम से नहाता है, ना कोई नियमानुसार भोजन करता है, ना कोई नियमानुसार पढ़ता है या लिखता है। तो क्या है कि यहाँ अलक्ष्मी दरिद्रता का निवास होता है। इस घर में सदैव कलह और अशांति व्याप्त रहती है। इसलिए हमें जितनी पॉजिटिव एनर्जी जो है एकत्रित करनी है वो हमें तभी प्राप्त होगी जब हम सूर्योदय से कुछ समय पहले उठ जाएं। और माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहेगी क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का भी वास होता है और वित्त मंत्री धनाध्यक्ष कुबेर जी हैं, तो इसलिए दोनों का ही वास वहाँ माना गया है। तो घर में जो है वृद्धि हो धन धान्य की, तो घर के जो मुखिया हों तो कम से कम वो तो अपने नियम में इस चीज़ को ले आएँ। प्रातःकाल उठ करके अपनी दैनिक पूजा करते हुए कमलगट्टे की माला से ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें। और मैं एक बात की बड़ी विशेष गारंटी लेता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने कई यजमानों को ये अनुभव बताया है कि यदि आप जो हैं प्रातःकाल उठ करके पूजन आदि के पश्चात घी 2 चम्मच, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच गुड़ का शक्कर, तीनों मिश्रित करके, इसे कहते हैं त्रिमधु, इससे मिश्रित करके प्रातः जो है आप 2-4 लकड़ी रख करके कपूर से जला करके या गोबर के कंडे आदि, जैसे गौ माता के गोबर हो कंडे आदि ले करके प्रातःकाल जो उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आप 108 आहुति ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र से दें। तो मेरी गारंटी है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि
लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्नतापूर्वक रहेंगी और आपके पैसे भी यदि कहीं फंसे हुए हैं, उधार आपने दिए, आपके पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे जो है शीघ्र से शीघ्र आपके पैसे मिलेंगे, आपका धन आपको वापस प्राप्त होगा। अब जैसे बहुत से लोग छोटी छोटी जो है वीडियो यूट्यूब में बना के डाल देते हैं कि आप जो है ऐसा कीजिए और आपका पैसा वापस आएगा। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो उपाय बताए जाते हैं वो इतने कारगर नहीं थे। लेकिन मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ कि त्रिमधु के द्वारा यदि आप प्रातः काल में हवन करें, नहीं आप नित्य कर सकते हैं, शुक्रवार करें। अगर शुक्रवार भी समय नहीं है आपके पास तो आप पूर्णिमासी की रात्रि में इस हवन को करें 108 बार, तो आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव होगा। आपके घर में जो है सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी और लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थिर रहेंगी। एक बार आप इसको करके देखिए, कम से कम 21 दिन तक तो प्रथम बारी आप कीजिए, 21 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा दावा है, मेरा पूर्ण विश्वास है। और आपको यदि अच्छा फल 21 दिन में मिल गया तो और अच्छी बात है, जितना अनवरत आप आगे करते चले जाएंगे उतना ही आपको कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी जी। और दूसरी बात बताएंगे, जैसे कि अभी रिया जी ने कहा वास्तु का बड़ा महत्व होता है उत्तर दिशा के बारे में, और इनका कहने का अभिप्राय है कि ये जानना चाहती हैं आप लोगों के लिए कि जो वास्तु होता है, वास्तु के अनुसार वैसे तो सभी दिशाओं का महत्व होता है, लेकिन दिशा अनुसार चीज़ें अगर हों, जैसे वृक्ष है, हम वृक्ष पे आते हैं कि घर के पूर्व दिशा में यदि आप गुड़हल का वृक्ष लगाएं, क्योंकि गुड़हल का रंग लाल होता है, सूर्य उदय होते हैं तो उनका भी केसरिया रंग होता है, तो गुड़हल का वृक्ष लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरी बात, आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, उस दौरान आपको लोन में प्रॉब्लम हुई या आपको धन की कमी हो गई भवन बनाते समय, तो सबसे सुंदर बात है कि आप हस्त नक्षत्र में विशेष करके कोशिश ये करें कि वो हस्त नक्षत्र बुधवार को मिल जाए, अति उत्तम है। यदि नहीं भी मिलता है तो आप हस्त नक्षत्र में आप पूर्व दक्षिण दिशा में एक अनार का वृक्ष ला करके लगा दें, और क्योंकि अनार माता लक्ष्मी का फल भी है, आप वहाँ लगा दें, आपकी अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे आ जाएगी और आपका भवन निर्विघ्नता पूर्वक जो है निर्मित हो जाएगा। और विशेष हम वास्तु पूजा करते हैं, तो वास्तु पूजा में मैक्सिमम विद्वानों ने, पंडितों ने जो वास्तु की स्थापना कराते हैं ईशान कोण में कराते हैं कि वहाँ वास्तु रखें। ईशान कोण तो उत्तम होता है, किंतु विशेष ध्यान देने की ये बात है कि जब हम वास्तु रखें तो ईशान के अलावा, मेरा एक अनुभव है, आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व में यदि वास्तु की स्थापना पूर्ण करते हैं तो हमने कई लोगों को ऐसा बताया, तो उनका भवन जो है निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है, चाहे उनके पास जो है धन हो या ना हो, कहाँ से क्या व्यवस्था होती है, किंतु उनका भवन पूर्णतया निर्मित होता है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आप भवन निर्माण करें तो ये ध्यान दें कि जिस दिन हम भूमि पूजन करें उस दिन जो है भूमि सोई नहीं होनी चाहिए। जैसे जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, हर महीने होती है, कभी 15, कभी 16, कभी 17, तो सूर्य जब संक्रांति हो तो सूर्य संक्रांति में ध्यान देने की बात है, संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15, 21वें और 24वें गते, संक्रांति से ध्यान देंगे 5 गते, 7 गते, 15 गते, 21 गते, 24 गते में भूमि सोई हुई रहती है। कभी भी सुतप्त भूमि में, सोई हुई भूमि में वास्तु पर फावड़ा आदि मार करके वास्तु पूजन ना करें, अन्यथा उस भवन में आप सदैव शोक संतप्त रहेंगे। ये बड़ा ध्यान देने की बात है, विशेष ध्यान देने की बात है कि जब हम प्रारंभ करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि भवन जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश में भी लग्न उत्तम कोटि का हो। आजकल जो है लोग सुविधा अनुसार गृह प्रवेश कहते हैं, पंडित जी हम इस समय करना चाहेंगे या ये तिथि है आप आके कर दीजिएगा। नहीं, देखिए अगर स्थिर लग्न में, जैसे आपका सिंह लग्न, वृष लग्न,
वृश्चिक लग्न, ये सब स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न, स्थिर लग्न में यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो गृह का स्वामी उस घर में लंबे समय तक जो है उस घर का भोग करता है, सुख का भोग करता है। कई बार चलित लग्न में, चर लग्न में गृह प्रवेश करवा दिया जाता, तो उससे क्या होता है कि 1 वर्ष के अंदर गृह स्वामी के मृत्यु का भय होता है, और ये मेरा अनुभव भी है। तो इसलिए विशेष करके आप स्थिर लग्न में गृह प्रवेश करें, वास्तु के अनुसार घर बनाएं, और बच्चों की पढ़ाई की जो दिशा होती है सबसे बढ़िया दिशा उत्तर ही है। आप जो है उत्तर दिशा में ही कमरे का निर्माण करें और वहाँ माता सरस्वती की एक तस्वीर लगाएं, तो क्यों बच्चों का जो है आप स्टडी केंद्र जो है आपका उत्तर ही दिशा हो, बच्चे पढ़ें तो मुख उत्तर दिशा में हो, क्योंकि तभी उनके मानसिक स्थिरता उनको प्राप्त होगी। जब मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी तभी बुद्धि और विवेक की वृद्धि होगी। तो और घर के स्वामी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो घर का स्वामी होता है, मुखिया, उसका स्थान जो सोने का स्थान है वो बड़ा मायने रखता है, बड़ा विशेष महत्व होता है। तो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में पश्चिम दिशा जो होती है दक्षिण को टच करती हुई, उसे मास्टर बेडरूम कहा जाता है। यदि घर का स्वामी उस स्थान पर सोता है या उसका बेडरूम बनाता है दक्षिण पश्चिम में, तो विशेष करके उस घर के बच्चों पर सदैव उस मुखिया की कमांड बनी रहती है, उसका शासन बना रहता है। और दक्षिण पश्चिम की दिशा में पितरों की प्रतिमा, ये भी आजकल लोग क्या करते हैं, पितरों की फोटो पूजा मंदिर में लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ईशान कोण में देवस्थान, पूजा स्थान होना चाहिए, और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की दक्षिण पश्चिम की दीवार में हमेशा पितृ की प्रतिमा लगाएं, तो आप सीधे नैऋत्य कोण से पितरों की ऊर्जा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके ठीक ऑपोजिट सामने ईशान कोण से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो देव और पितृ की कृपा से जो है वृद्धि होती है। और घर के मुखिया विशेष ध्यान दें, अगर आप दक्षिण पश्चिम में बच्चों का बेडरूम बनाएंगे तो बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, मनमानी करने वाले हो जाएंगे। इसलिए दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, मुखिया को वहीं निवास करना चाहिए। अब बच्चों की सुंदर दिशा उत्तर दिशा होती है, तो उसी के अनुसार जो है दूसरा, सोते समय सिर हमारा दक्षिण में हो, सिरहाना दक्षिण दिशा में हो, पैर उत्तर में हो। सबसे उत्तम पूर्व दिशा में सिर होना चाहिए। दूसरा, सबसे उत्तम जो है दक्षिण दिशा में सिर होना चाहिए। तीसरा, अगर पश्चिमी सिर करते हैं, मान लो नहीं व्यवस्था है आपके घर में पूर्व या दक्षिण में सिर करके सोने की, तो आप पश्चिम दिशा में भी सिर करके सो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सूर्य उदय से पहले फिर आपको आवश्यक होगा उठना, क्योंकि सूर्य उदय से पहले यदि उठेंगे तब तो उत्तम है। अगर सूर्य उदय की, क्योंकि सूर्य आपके पैर की दिशा में पड़ेंगे, अगर आप सिर पश्चिम में रखते हैं, तो सूर्य उदय से पहले यदि आप उठते हैं तो पश्चिम दिशा में भी सिर करके आप सो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी बात है, लोग अक्सर कहते हैं कि पंडित जी हमें स्वप्न आते हैं, कई बार डर जाते हैं, ऐसा। तो इसका देखिए, सोते समय कभी अपने हाथ को अपने सीने पे रख के नहीं सोना चाहिए। यदि हाथ को आप सीने पे रख के सोएंगे तो आपको मैक्सिमम स्वप्न आएंगे, जिससे आप बराबर भयभीत होते रहेंगे, मन स्थिर नहीं होगा। तो विशेष करके घर की उन्नति के लिए ध्यान रखें। चप्पल में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो चप्पल जब भी आप बाहर से पहन के आएँ तो कोशिश ये करें कि वो अंदर घर में ना प्रवेश करें, अर्थात ब्रह्म जो हमारा ब्रह्म भाग होता है घर का, मध्य डाइनिंग रूम हुआ, इन दिशाओं में चप्पल नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में चप्पल नहीं होना चाहिए। चप्पल आप यदि उतारें तो दक्षिण दिशा में ही उतारें, घर के अंदर ना प्रवेश करें। सीढ़ी के नीचे हमने कई बार देखा कि सीढ़ी के नीचे लोग जूता चप्पल का, बहुत से लोग टॉयलेट बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। दूसरा, घर के ऊपर ये विशेष महत्वपूर्ण है, जो हम जल पीते हैं, हम अगर टंकी ऊपर रखते हैं तो टंकी हमारी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। यदि हम दक्षिण दिशा में टंकी आप रखते हैं तो उसका जो जल यदि पीते हैं आप घर में, तो घर में बीपी के मरीज अधिक होंगे, ब्लड प्रेशर उनका अक्सर रहेगा, बढ़ा रहेगा, और अशांति रहेगी। बच्चे हमेशा, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहेगा। इसलिए
छत पे भी यदि आप पानी की टंकी रखें तो वो भी विचार करें कि उत्तर और पूर्व दिशा में ही हमारी टंकी हो। और दूसरी बात यह है कि भवन निर्माण के समय दक्षिण पश्चिम हमारा जितना ऊंचा रहेगा उतना ही हम जो है शत्रु पर हावी रहेंगे जी। यदि दक्षिण पश्चिम आपका डाउन रहा, उत्तर पूर्व आपका ऊपर रहा, अप रहा, तो हमेशा आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे। इसलिए विशेष करके दक्षिण पश्चिम की दिशा को आप जितना हो सके ऊंचा रखिए। यदि आपके भवन को टच करता हुआ कोई दूसरा भवन दक्षिण में है और उसकी छत आपकी छत से ऊंची है तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो उस दोष से बचने के लिए आप जो है उस दिशा में एक लंबा खंभा, चाहे लोहे का खंभा हो, किसी ऐसी ऊंची पताका आप लगा सकते हैं जो कि बगल वाले के घर से छत से ऊंचा हो पताका, तब तो सही है। अन्यथा स्पर्श करती हुई दीवार आपके दक्षिण दिशा में जब भी बरसात होती है उसका जल उस छत से स्पर्श करके आपकी छत पे आएगा, आपके घर में दुख और दरिद्रता का निवास होगा। तो विशेष महत्वपूर्ण है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप भी थोड़ा बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो ख़राब हों तो कभी भी उनको जो है आप ऐसी वैसी जगह ना फेंकें, उसको आप बाहर निकालें या उसको आप जो है सही करवाएं। खास करके सीढ़ी के नीचे ना रखें, दक्षिण पश्चिम में ना रखें। यदि आप रखते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर में ख़राब रहती हैं उतना ही राहु का प्रकोप आपके घर में ज़्यादा रहेगा, उतनी ही नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात आपको बताएं, वृक्ष में अपराजिता का वृक्ष मुख्य द्वार पर उत्तम होता है, जो व्यक्ति को जो है अपराजय बनाता है। मौलीश्री का वृक्ष, मौलीश्री का वृक्ष यदि मुख्य द्वार पर हो तो उस घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि रहती है, कभी भी वहाँ दरिद्रता नहीं निवास करती है। और उत्तर दिशा में यदि अशोक का वृक्ष हो तो अति उत्तम होता है। कभी दूधिया या कांटेदार वृक्ष अपने घर के सम्मुख नहीं लगाना चाहिए। अमरूद का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पर हो तो घर में अकाल मृत्यु का भय होता है। दूसरी बात एक विशेष बता दें आपको कि भूमि सबसे उत्तम कोटि की वर्गाकार होती है रहने के पर्पज से। फिर नंबर 2 आयताकार होती है। फिर नंबर 3 गोमुखी, जिसका फ्रंट कम बैक ज़्यादा हो वह गोमुखी भूमि होती है और वह भूमि भी अति उत्तम मानी गई है निवास के पर्पज से। और शेरमुखी, जिसका फ्रंट अधिक हो बैक कम हो, उसे शेरमुखी भूमि कहते हैं। वो भूमि बिजनेस के लिए तो बहुत उत्तम होती है। यदि आप दुकान खोलते हैं, किसी भी कार्य व्यापार का आरंभ करते हैं तो आपके व्यापार की जो है सुंदर वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन आप बढ़ते ही चले जाएंगे। यदि आप शेरमुखी भूमि में निवास बनाते हैं तो उस घर में कभी न कभी कोई न कोई अकाल मृत्यु निश्चित ही है कि होगी। इसलिए व्यापार के लिए उत्तम भूमि का चयन करें। शेरमुखी मिल जाता अति उत्तम है, दक्षिणाभिमुखी भी चलेगी, किंतु निवास के लिए सबसे उत्तम उत्तराभिमुखी भूमि, पूर्वाभिमुखी भूमि उत्तम होती है। इससे जो है घर में सकारात्मक संकेत प्राप्त होते हैं, घर में हर प्रकार से जो है उन्नति होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। पंडित जी ने सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई है। अगर आप लोगों के मन में भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर पंडित जी से अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हम इनका नंबर जो है वो आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और स्क्रीन पे भी चलता है, यही इनका पंडित जी का नंबर है। आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई है, बहुत ही अच्छी बातें बताई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।